हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यह आधुनिक इतिहास के वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग भारत का आर्थिक इतिहास देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे किस तरह से यहाँ अंग्रेजों के द्वारा जब यहाँ शासन करना प्रारंभ किया जाता है तो किस तरह से हमारे सोने जैसे चिड़िया के देश को धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा लूटा जाता है। यहाँ से धन का निष्कासन किया जाता है और धन के निष्कासन करके उन्हें ब्रिटेन भेजा जाता है और किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत को धीरे धीरे कंगाल बना दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ हमारी पहली स्थिति क्या थी कि जब हमारे देश में, हमारी भारत देश में जब ब्रिटिश यहाँ नहीं आए थे उसके पहले हमारे भारत की क्या स्थिति थी, और जब यहाँ ब्रिटिश शासक जो है जब यहाँ शासन करने लगते हैं तो किस तरह से हमारे देश को वह बहुत ही बुरी तरीकों से लूटते हैं और लूटकर किस तरह से वह हमारे देशों में जो है अकाल, भूखमरी और कंगाल जैसी स्थिति जो है पैदा कर देते हैं। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे दोस्तों आज बंगाल में द्वैध शासन किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से बंगाल में द्वैध शासन लगा करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों से भारी मात्रा में धन का निष्कासन जो है अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तथा जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनाकर पूछे जाते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश के पूर्व हमारे देश की स्थिति क्या थी। जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले अगर हम अपने देश की बात करें, भारत देश की बात करें कि हमारे देश की जो स्थिति थी उस समय हमारे देश जो है एक कृषि प्रधान देश तथा आत्मनिर्भर देश के रूप में जानी जाती थी। जब अंग्रेज यहाँ नहीं आते थे शुरू से ही प्राचीन इतिहास काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता रहा है, क्योंकि भारत की अगर पूरी आर्थिक स्थिति जो निर्भर रहती थी दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरी आर्थिक स्थिति जो है वह कृषि पर ही यहाँ निर्भर हुआ करती थी। जहाँ प्राचीन इतिहास में भी यहाँ के प्राचीन लोग जो हैं वह कृषि को ही मुख्य माध्यम बनाते हैं, तो वहाँ आते आते आधुनिक इतिहास तक भी भारत का जो मुख्य व्यवसाय रहा है, जो मुख्य आय का स्रोत रहा है वह कृषि ही रहा है। जहाँ तक आज तक भी हम देखते हैं दोस्तों, तो आज तक भी अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो हमारे भारत देश की एक बहुत ही बड़े मात्रा में राजस्व कर जो है वह कृषि क्षेत्र से आती है। तो शुरू से ही भारत देश जो है वह कृषि प्रधान देश रहा है और आज तक भी भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं कि जब यहाँ ब्रिटिश आते हैं तो किस तरह से वह यहाँ भारत को एक उपनिवेश के रूप में बनाते हैं और यहाँ से धन जो है लूटना प्रारंभ करते हैं। और लूटते लूटते यह जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीता जाता है और यहाँ जब उनकी सत्ता की स्थापना की जाती है तो किस तरह से वहाँ से ही बंगाल के क्षेत्रों में द्वैध शासन शुरू में लगा करके यहाँ से धन का निष्कासन जो है करना प्रारंभ किया जाता है। और फिर धीरे धीरे 1947 ईस्वी तक जो है, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता है, अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही बुरी तरह से हमारे देश को लूटा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरे 3 क्रम में पढ़ने का प्रयास करेंगे और 3 क्रम में हम लोग बांट करके इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो 3 क्रम में कौन कौन से क्रम में, अगर प्रथम चरण की बात की जाए दोस्तों तो प्रथम चरण में हम लोग 1757 जिस समय से प्लासी का युद्ध अंग्रेजों को द्वारा जीता जाता है उस समय से लेकर 1813 ईस्वी तक के शासनकाल को प्रथम चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग द्वैध शासन और धन के लूट का जो काल जिसको कि जाना जाता है, पूरे द्वैध शासन को, द्वैध शासन के अंतर्गत किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से भारी मात्रा में धन लूटा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रथम चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत हम लोग 1813 से 1858 तक के ईस्वी को देखेंगे कि किस तरह से जब तक 1857 में यहाँ जो है
1857 की क्रांति नहीं होती है तब तक जो है किस तरह से यहाँ अलग अलग वायसराय आते हैं और यहाँ से धन जो है लूटी जाती है अंग्रेजों के द्वारा में। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग द्वितीय चरण में पढ़ेंगे और द्वितीय चरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि और अंग्रेजों के द्वारा किस तरह से यहाँ औद्योगिक पूंजीवाद जो है समाप्त किया जाता है, भारत का जो उद्योग रहता है उसे यहाँ समाप्त कर दिया जाता है और अंग्रेजों के उद्योग के जो अंग्रेज के द्वारा बनाया जाता था, ब्रिटेन में जो सामान बनाई जाती थी उसे ला करके हमारे देश में ठूस दी जाती है और ज़बरदस्ती हमारे देश के लोगों को उस सामान को प्रयोग करने में, उस सामान को यूज करने पर विवश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग द्वितीय चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ द्वितीय चरण के अंतर्गत देखेंगे कि किस तरह से यहाँ जो है फिर मुक्त व्यापार शुरू हो जाता है। यहाँ ब्रिटिश कंपनियों का जो है सिर्फ चीनी और चाय इन दो क्षेत्रों पर एकाधिकार छोड़ करके और जो जितने भी क्षेत्र रहते हैं उन पर से ब्रिटिश कंपनियों का एकाधिकार फिर वहाँ के ब्रिटेन के जो राजा रहते हैं उनके द्वारा समाप्त किया जाता है ब्रिटिश कंपनी के, और फिर किस तरह से यहाँ मुक्त व्यापार जो है होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग द्वितीय चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। जबकि तृतीय अंतर्गत के चरण दोस्तों हम लोग 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के पीरियड को देखेंगे कि किस तरह से 1857 की जब क्रांति होती है यहाँ, तो 1857 के क्रांति के बाद फिर किस तरह से अंग्रेज समझ जाते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं और अगर इनको ज़्यादा सताया जाएगा तो इन लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1858 से 1947 तक के पीरियड में तृतीय चरण के क्रम में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पूंजी निवेश की लालच दी जाती है, यहाँ रेल चलाया जाता है, बागान की जाती है तथा बैंक खोला जाता है अंग्रेजी कंपनियों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ के लोग विद्रोह ना करें। तो ये सारी चीज़ें कि रेल किस तरह से चलाई गई, तो 1858 से 1947 तक के पीरियड जो तृतीय चरण का पीरियड है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जब अंग्रेज यहाँ आते हैं और अंग्रेज आकर के जब यहाँ धन लूटना प्रारंभ करते हैं तो उनमें कई सारी व्यवस्था जो है अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, जिनमें से महालबाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त तथा रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो है वह निम्न प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, महालबाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग प्रथम चरण के अंतर्गत देखेंगे कि बंगाल में किस तरह से द्वैत शासन लगाया जाता है और द्वैत शासन लगाकर भारत से किस तरह से भारी मात्रा में जो है धन अंग्रेजों द्वारा यहाँ से निष्कासित किया जाता है और निष्कासित करके अंग्रेजी सरकार को भेजी जाती है। तो आज हम लोग बंगाल में द्वैत शासन जो है प्रथम चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। बंगाल में आइए दोस्तों समझते हैं बंगाल के द्वैत शासन को। जब अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जीत लिया जाता है और उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीत लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और जब यह दोनों युद्ध जीता जाता है तो बक्सर के युद्ध के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इलाहाबाद की संधि देखने को मिलती है। बंगाल बीआई के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध तथा इलाहाबाद की संधि को पढ़ लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की जाती है तो इलाहाबाद की संधि के दौरान ही यह तय किया जाता है कि शाह आलम द्वितीय जो रहता है, जो शाह आलम द्वितीय शासक रहते हैं, मुगल शासक, उन्हें जो है दिल्ली के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है और उन्हें जो है 26 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है उन्हें टैक्स के रूप में, कर के रूप में नजराना भेजने की बात कही जाती है। तो इस तरह से शाह आलम द्वितीय को जो है संधि के दौरान ये बात कही जाती है। साथ ही साथ इस संधि के दौरान होता यह है कि अंग्रेजों के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों का जो सम्मिलित जो क्षेत्र था दोस्तों वही पूरा बंगाल का क्षेत्र कहलाता था। बंगाल का जो पूरा सम्मिलित क्षेत्र था वह उसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का टोटल सम्मिलित क्षेत्र आता था। तो ये तीनों क्षेत्र पे जो है अंग्रेजों को दीवानी सौंप दी जाती है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि दीवानी क्या थी जो कि अंग्रेजों को सौंपी जाती है। होता क्या है दोस्तों कि जब प्लासी और बक्सर के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जब जीता जाता है बंगाल के क्षेत्रों में, आप याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि प्लासी और बक्सर का युद्ध जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जब जीत लिया जाता है तो द्वैध शासन बंगाल के क्षेत्रों में लगा दिया जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि द्वैध शासन किनके शासनकाल में लगाया गया या द्वैध शासन किसने लगाया था, तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। तो नाम इनका आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब द्वैध शासन लगा दिया जाता है बंगाल के क्षेत्रों में, तो द्वैध शासन के अंतर्गत होता यह है दोस्तों कि 2 पद की नियुक्ति की जाती है। 2 तरह के पद बनाए जाते हैं, जिनमें से एक निजामत के पद होते हैं और दूसरा दीवान के पद होते हैं। जिनमें से दीवानी जो है वह अंग्रेज अपने पास रखते हैं, जबकि निजामत का पद है उसमें जो है वहाँ के नवाब को मुखौटा के रूप में बैठा दिया जाता है। नवाबों को मुखौटा के रूप में इसलिए बैठा दिया जाता है क्योंकि ताकि जो जनता है यहाँ की डायरेक्ट अंग्रेज उस पर अपना नियंत्रण नहीं करे और यहाँ के लोग जो है उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करें। इसीलिए जो निजामत का पद है उस पर वहाँ के नवाब को ही बैठाया जाता है और नवाब को बैठाकर उन्हें सारी उत्तरदायित्व जो है वह अंग्रेजों के द्वारा थोप दी जाती है। इस निजामत के अंतर्गत नवाब को कई कार्य करने होते थे, जिनमें से प्रशासनिक कार्य, रक्षा कार्य और कानून व्यवस्था, ये सारी कार्य जो है वह नवाब को सौंप दिया जाता है। जबकि दूसरे तरफ अगर देखें तो दीवानी के अंतर्गत जो अंग्रेजी कंपनियां होती है वह सिर्फ और सिर्फ राजस्व वसूलने की काम करना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने चालाकी के साथ अंग्रेजों ने, ताकि यहाँ के लोग विद्रोह ना करें, इसीलिए निजामत के पद पे यहाँ के नवाब रखते हैं। और जो मेन कार्य होता था, जैसे कि जिससे कि जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए, जनता से जाकर डायरेक्ट बात करना पड़े, उसके लिए उन्होंने नवाब को ही उस पद पे बैठाए रखा। जबकि दीवान की पद पे जहाँ से राजस्व वसूलना होता था, पैसे की इनकम होती थी, वह काम जो है वह अपने अंडर में कंपनी ले लेती है। तो यहाँ से अधिकार जो है कंपनी अपने हाथों में रखती है, जबकि उत्तरदायित्व का काम जो है वह नवाब को सौंप देती है। तो यहाँ से उत्तरदायित्व अपने पास नहीं रखती है और जबकि नवाब को कोई भी अधिकार नहीं देती है। तो पैसा जो है नवाब के पास नहीं आता था, पैसा डायरेक्ट अंग्रेजी कंपनी के लोग तसला करते थे। तो राजस्व वसूलने की काम जो है वह कंपनी की होती थी। लेकिन यहाँ भी उन्होंने चालाकी यह की कि वह राजस्व डायरेक्ट खुद जाकर नहीं वसूलते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर हम खुद जाकर के राजस्व को वसूलेंगे तो वहाँ के जनता जो है हमें राजस्व नहीं देगी और विद्रोह कर देगी। इसीलिए वह राजस्व वसूलने के लिए भी यही भारतीय लोगों को ही नियुक्त करते हैं, जिनमें बंगाल के क्षेत्रों में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया जाता है, जबकि बिहार के क्षेत्रों में राजा सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ दिए जा सकते हैं कि राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किसे नियुक्त किया था और बिहार के क्षेत्र में किसे नियुक्त किया था। तो बंगाल के क्षेत्र में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करते हैं, जबकि बिहार के क्षेत्र में राजा सिताब राय को नियुक्त करते हैं। और इस प्रकार से जो है कंपनी जो है राजस्व लेना शुरू कर देती है। और इतना सारा कार्य, जो प्रशासनिक कार्य, रक्षा कार्य, कानून व्यवस्था, ये सारी कार्य जो नवाब को थोपा जाता है, नवाब को दिया जाता है, उसके बदले कंपनी जो है 53 लाख रुपये प्रति सालाना नवाब को देने का काम करती है। और 53 लाख रुपये प्रति वर्ष नवाब को अंग्रेजी कंपनी देती है और वही 53 लाख रुपये में जो है ये सारा कार्य जो है नवाब को करना पड़ता था। जबकि और जो बाकी अन्य आयातें थी उनमें से 26 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए रहते हैं एक मुखौटा के रूप में राजा, उन्हें 26 लाख रुपया प्रति वर्ष नजराना के रूप में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा भेजा जाता है, ताकि उनके द्वारा कोई भी विद्रोह न किया जाए और जनता न भड़के। तो दिखावा के लिए कहीं ना कहीं कंपनी जो है वह यहाँ के शासकों को मिला करके रखती है, लेकिन उसके आड़ में जो है वह कंपनी यहाँ से बहुत सारा धन लूटने का कार्य करती है। और राजस्व वसूलने के दौरान 26 लाख रुपया शाह आलम द्वितीय को देने के बाद और 53 लाख रुपये प्रतिवर्ष नवाब को देने के बाद जो संपत्ति बचती थी वह संपत्ति जो है अंग्रेजी सरकार को भेज दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो दोस्तों अंग्रेजों ने द्वैध शासन लगाकर यहाँ पे मेन सत्ता में किसी को न बैठाकर अलग अलग 2 पद बना दिया और यहाँ से धन लूटना जो है प्रारंभ कर देती है। जहाँ वास्तविक जो कर होता है, जो धन प्राप्त करने का जो साधन होता है, वह अंग्रेज अपने हाथ में रख लेते हैं
जबकि जो उत्तरदायी का कार्य होता है वह नवाब को सौंप दिया जाता है। इसीलिए एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है के.एम. पनिक्कर, इनके द्वारा इस पूरे द्वैध शासन को डाकुओं का राज भी कहा गया है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा कि पूरे द्वैध शासन को डाकुओं का राज किस इतिहासकार ने कहा था। तो के.एम. पनिक्कर के द्वारा यह शब्द कहा गया था कि पूरा जो द्वैध शासन का काल रहा वह डाकुओं का राज था। यहाँ से बहुत सारा मात्रा में धन जो है अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया है, तो यह भी आप याद रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि द्वैध शासन का क्या क्या कारण रहा, क्यों जो है अंग्रेजी कंपनी जो है अपने हाथ में क्यों दीवानी का पद रखती है और क्यों नवाब को पूरा कार्यभार सौंपती है, तो उसका कारण क्या रहा। आइए सारे कारणों को हम लोग समझते हैं। अंग्रेज का पहला कारण यह था कि उन्हें तो विद्रोह का डर था। विद्रोह के डर के कारण जो है कंपनी पूरी सत्ता डायरेक्ट अपने नियंत्रण में नहीं लेती है और इस तरह के पद जो है निजामत की पद वह नवाबों के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि अगर वह डायरेक्ट जाकर जनता से सारा काम करने लगते, डायरेक्ट कर वसूली करने लगते, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ विद्रोह हो जाता और इसी विद्रोह के डर के कारण वो जो है निजामत का पद बनाते हैं। दूसरा कारण था कि कोई भी उत्तरदायी वह नहीं लेना चाहते थे, वह उत्तरदायित्व से मुक्ति पाना चाहते थे। कोई भी ऐसा भार अपने आप पर नहीं लेना चाहते थे, उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि यह मुक्त रूप से यहाँ व्यापार कर रहे थे और चाहते थे कि यहाँ से ज़्यादा धन जो है लूटा जाए। इसीलिए उत्तरदायित्व का काम खुद न लेकर के वह नवाब को सौंप देती है। तीसरा, उन्हें लाभ था, लाभ का लालच था कि यहाँ से जितना ज़्यादा हो सके लाभ कमाया जा सके, न कि यहाँ के जनता को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। और इसी का कारण होता यह है दोस्तों कि जब बंगाल के क्षेत्रों को बुरी तरह से अंग्रेज लूटने लगते हैं तो जो बंगाल का क्षेत्र रहता है उसकी हालत जो है बद से बदतर होना शुरू हो जाती है। दूसरा था कि बोर्ड का निर्णय भी यही था, जो अंग्रेज बैठे हुए थे ब्रिटेन में, जो अंग्रेज बोर्ड जो बैठी हुई थी वह बोर्ड चूंकि चाहती थी कि डायरेक्ट कंपनी जो है अपने अधिकार में सत्ता को नहीं ले, क्योंकि कंपनी जानती थी, अंग्रेज लोग जानते थे, क्योंकि अगर कंपनी डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग विद्रोह कर देंगे और उन्हें भारी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बोर्ड का यही निर्णय था कि निजामत का पद बनाया जाए और डायरेक्ट रूप से ना बल्कि इनडायरेक्ट रूप से जो वहाँ से धन निकाला जाए। दूसरा था दोषारोपण से बचने के लिए जो है वह यह कार्य नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि यहाँ की जो जनता है वह हम पे दोष लगाए, आरोप लगाए। वह चाहती थी कि जब नवाब जाएगा, लोगों के पास जब नवाब जाएंगे तो वह जानते थे कि जनता अगर दोष भी देगी तो वह नवाब को देगी कि नवाब हमसे पैसा लेने आते हैं और हमारा कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए दोषारोपण से बचने के लिए भी उन्होंने यह कार्य नहीं किया था। अब आइए जानते हैं कि जो द्वैध शासन यहाँ अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया उसका क्या प्रभाव पड़ा बंगाल के क्षेत्रों पर और उसका क्या नतीजा निकल करके सामने आता है। तो आइए परिणाम को जानते हैं कि द्वैध शासन का परिणाम क्या निकल करके आता है। जब द्वैध शासन यहाँ लगाया जाता है और भारी मात्रा में यहाँ से धन जब लूटने लगते हैं अंग्रेज, तो यहाँ अराजकता की स्थिति फैल जाती है। चारों तरफ यहाँ हाहाकार मच जाता है। जब ज़बरदस्ती कर वहाँ से वसूले जाते थे और उतना सुख सुविधा जो है नहीं दी जाती थी जनता को, तो यहाँ एक अराजकता की माहौल बन जाती है और अराजकता चारों तरफ फैल जाती है। दूसरा तरफ यहाँ भ्रष्टाचार भी फैलने लगता है, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो लोग यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, कंपनी के द्वारा यहाँ व्यापार करना उन्हें समाप्त कर दिया जाता है कि वह अलग से कोई व्यापार नहीं करेगा और वह सिर्फ कंपनी में ही कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज कंपनी में रह रहे थे वह चाहते थे कि हमें किसी न किसी तरह से अधिक मुनाफा हो, और इसी कारण होता यह है कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार होना शुरू होता है और कंपनी में ही वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार की स्थिति भी कंपनी में बनने लगती है। तीसरा था कि दस्तक का दुरुपयोग भी होने लगता है। जो पद पे बने हुए रहते हैं ऊंचे पद पे, वह चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित हो, इसीलिए वह अपने जो पद रहता है उसका गलत भी उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। चौथा यह होता है दोस्तों कि यहाँ कृषि और उद्योग का पतन हो जाता है। बंगाल के क्षेत्रों में इतनी भारी मात्रा में राजस्व कर वसूली जाती थी कि यहाँ के किसान जो हैं
त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। और उसका कारण यह होता है कि वह कृषि को न करना पसंद करते हैं और वह भुखमरी की हालत में जीना पसंद करते हैं। चूँकि इतना कर लगा दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा कि वह कृषि करना पसंद नहीं करने लगते हैं। और इसका कारण यह होता है कि कृषि का हालत जो है वह बद से बदतर बंगाल के क्षेत्रों में होना प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ उद्योग का भी पतन हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय इंग्लैंड में जो है औद्योगिकरण का विकास चल रहा था। उस समय औद्योगिकरण भारी मात्रा में हो रही थी, जिससे कि इंग्लैंड में बहुत सारी चीज़ें बनती थी जिसे कि अंग्रेज़ लोग इंग्लैंड से ला करके यहाँ भारत की बाज़ार में बेचना शुरू कर देते हैं और भारतीयों को ज़बरदस्ती जो है उन्हें उपयोग में लाने के लिए विवश करते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग रहते हैं उनका भी पतन हो जाता है। तो द्वैध शासन के दौरान यहाँ कृषि और उद्योग दोनों का पतन जो है हो जाता है। साथ ही साथ भयंकर अकाल पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि जब कोई खेती नहीं करेगा, कोई कृषि नहीं करेगा, सारा उद्योग ठप पड़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ अकाल पड़ना ही है। और जिसका परिणाम यह निकलता है कि बंगाल के क्षेत्रों में भारी अकाल पड़ जाती है, जिससे कि बहुत सारी जनता के जीवन को प्रभाव पड़ता है, जिसमें कई सारे जनता जो है वह मर जाती है। और कहा जाता है कि इस तरह से बंगाल की स्थिति जो है पूरी खोखली कर दी जाती है और द्वैध शासन के तहत जो है बंगाल की स्थिति को पूरा बदतर बना दिया जाता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ कंपनी देखती है तो समझती है कि लोग यहाँ के जब ज़्यादा लोगों पर प्रेशर बनाया जाएगा तो लोग यह चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे और इसे जो है लोग ज़्यादा दिन तक नहीं सहन करने के कारण विद्रोह भी कर सकते हैं। तो इसी कारण 1772 का वह दौर आता है जब अंग्रेज गवर्नर बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं कि एक तो बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने, किनके द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में द्वैध शासन लगाया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। जबकि जो है द्वैध शासन जो समाप्त किया जाता है वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाता है 1772 ईस्वी में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन को समाप्त करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। और 1772 ईस्वी में इस प्रकार से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों, और फिर उसे जो है पूरे अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बंगाल के क्षेत्रों में द्वैध शासन को देखा और साथ ही साथ देखा कि जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे तो उससे पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी और किस तरह से कई चरणों में जो है अंग्रेज यहाँ पे अलग अलग तरीकों से धन का निष्कासन करना प्रारंभ करते हैं और हमारी सोने जैसी चिड़िया भारत को धीरे धीरे वह खोखला बनाते चली जाती है। तो यह तो पहला शुरुआत था उनका बंगाल में द्वैध शासन लगा करके यहाँ से धन निष्कासन का। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें महलबाड़ी बंदोबस्त करते हैं, अस्थाई बंदोबस्त करते हैं और रैयतबाड़ी बंदोबस्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।